बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आशिक है। मेरी उम्र 30 के लगभग है। मैं ज़ात का मुस्लिम शेख हूँ। हम 3 भाई हैं। मुझसे बड़ा सादिक 35 साल का, जबकि मुझसे छोटा अंसर 25 साल का है। वालिदा का इंतकाल हो चुका है। मेरा गुज़र बसर लोगों के काम काज करके ही गुज़रता है। मेरा वालिद भी लोगों का कामा रहा है। वो अब भी कामा ही है। मैंने जब से होश संभाला है, पहले एक गाँव के चौधरी पर काम करने लगे। फिर अब्बे ने मुझे एक घर पर कामा रखवा दिया। मैं वहाँ चंद साल गुजारे तो मेरी अम्मा इनसे अनबन हो गई, इसलिए मैं वापस अब्बे के पास चला गया। अब कुछ दिन से अब्बे का हाथ ही बड़ा रहा था। अब्बे की उम्र तो 50 के लगभग थी, पर चौधरियों के यहाँ अच्छी खुराक और अच्छे रहन सहन से अब्बा अभी भी जवान और सेहतमंद लगता था। वैसे भी हमारी हड्डी काफ़ी मजबूत थी, इसलिए मैं अब्बे से पर गया था। काफ़ी लंबा चौड़ा और सेहतमंद, काम करने के जिस्म के एतबार से काफ़ी मजबूत और शेड्यूल था। तना हुआ सीना, ऊंचा कद, आवर, मजबूत जिस्म से काफ़ी चौड़ा और भरपूर मर्दानी वजाहत मेरे अंदर भर चुकी थी। पूरा दिन होश लगता था। अबे का नाम रहमत था, जो सब लोगों में रहमू के नाम से मशहूर था। अब मैं अब्बे के पास ही था। कुछ दिन अब्बे के पास रहा तो एक दिन अब्बे ने मुझे काम का बताया। पास वाले गांव में, जो हमारा गांव भी था, वहाँ किसी को एक बंदे की ज़रूरत थी। अब्बा मुझे वहाँ लेकर चला गया। गांव की तरफ एक हट कर एक हवेली थी, जिसमें घर के साथ ही डंगरों का बाड़ा था। और वहाँ हवेली कि गेट पर पहुँचे। मैं बड़े अरसे बाद गाँव आया था। जब से होश संभाला था, यहाँ से निकल गया था। आज बड़े अरसे बाद यहाँ आया था। जहाँ तक मुझे याद है, ये हवेली पहले नहीं देखी थी। पहली बार जो हवेली बनी थी। अब्बे ने दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा खुला तो सामने एक लंबे कद आवर चौड़े जिस्म की औरत खड़ी थी। इस औरत ने कसा हुआ लिबास डाल रखा था, जिससे इसका जिस्म कसे लिबास में कसा हुआ साफ नज़र आ रहा था। मैंने एक नज़र इस औरत के जिस्म पर घुमाई तो इसका जिस्म चौड़ा, काफ़ी खूबसूरत और सेक्सी था। इसने ऊपर मोमों पर छोटा सा दुपट्टा रखा हुआ था, जो इसके मोमों को ढोंप रहा था। लेकिन छुपे हुए मोमों भी भला के मोटे और उभरे हुए साफ नज़र आ रहे थे। मैंने ऊपर इसके चेहरे की तरफ देखा तो इसने मुंह दुपट्टा पर सर नहीं है रखा। इसकी तरफ गत और बाल नज़र आ रहे थे। इसका फूला हुआ कोरा चेहरा हल्का सा मुस्कुराकर अब्बे को देखकर चमक कर बोली, ये खैर तो है ना। अब्बा इसे देखकर हंस दिया। मैंने इस औरत के चेहरे को घोरा तो मुझे ये चेहरा पहचाना सा लगा, पर मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैं इसकी नज़रों देखूं तो अब्बे को गहरी नज़रों से देखती। इसका चेहरा सा समक लग रहा था। इसकी आंखों में अजीब सी चमक उठी थी। अब्बा हंसकर बोला, ओ बिजाद अखिया हा के मां कामा चाहिदा सी, वो इस वास्ते बंदा लेके आया हाँ। और मेरी तरफ इशारा किया। इस औरत ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। बेसात का नाम सुनकर मेरे जहन में झटका लगा और मैं समझ गया कि ये तो बेजात का घर है। सामने खड़ी औरत कोई और नहीं, बेजात की माँ रिफ़त थी। इतने सालों में इतना कुछ बदल गया था तो यकीन नहीं आया। जब छोटे थे तो अब्बे के साथ इस घर में आते थे। अब्बे का इनके यहाँ बहुत आना जाना था। आंटी रिफ़त के ससुर और खावन से अब्बे का काफ़ी याराना था। अब्बा भी जब वेला होता था इनके घर ही आता था। आंटी रिफ़त भी अब्बे के साथ बहुत फ्रैंक थी। मेरी आंखों के सामने सब कुछ फ़िल्म की तरह चलने लगा। अब अक्सर इस वक्त आंटी रिफ़त के घर आ जाता था जब घर में कोई ना होता था। इस वक्त इनका घर गांव में था। आंटी रिफ़त के ससुर और खामन बाहर ज़मीनों पर रहते थे। अब्बा अक्सर मुझे भी साथ लाता था। मैं इस वक्त बहुत छोटा था। आंटी जब भी घर में अक्सर अकेली होती तो अब्बा इसको अंदर लेकर जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता। फिर काफ़ी देर बाद बाहर निकलता था। मैं वहीं घर में खेलता रहता। आंटी रिफ़त की एक छोटी बहन भी थी, जो अक्सर आंटी के घर होती थी। इसका नाम नज़ीरा था। नज़ीरा इस वक्त फुल जवान थी। इसकी भी शादी हुई थी। अब्बा जब आंटी रिफ़त जो अंदर ले जाता था तो नज़ीरा बाहर ही होती। जब आधे घंटे बाद वो निकलते तो आंटी रिफ़त कमर पकड़कर बाहर निकलती थी। अब्बा नज़ीरा को लेकर अंदर चला जाता, जबकि आंटी रिफ़त चारपाई पर धोरी होकर पड़ी होती थी। मुझे समझ नहीं आती थी। सोचता कि पता नहीं क्या बात है, पर अंदर नहीं किया। एक दिन जब नज़ीरा नहीं आती थी, अब्बा आंटी रिफ़त को अंदर लेकर गया तो मुझे तसस्सुस हुआ। मैं कुछ देर बाद अंदर चला गया। दरवाज़ा धुतकारा तो
दरवाज़ा खुल गया। सामने का मंज़र देखकर मैं चौंक गया। सामने बेड पर आंटी रिफ़त नंगी होकर लेटी थी। इसकी टाँगें काँधों से लगी थी, जबकि ऊपर अब्बा पूरी शिद्दत से गांड उठा कर मार रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब्बा आंटी के अंदर अपना दोपहर कर रहा था, जिससे आंटी तड़प कर उड़ाकर बहकाती हुई हाल हाल कर रही थी। आंटी की हाल हाल से कमरा गूंज रहा था। मैं रुक सक गया। अब्बा मुझे अंदर देखकर चौंक गया और आंटी के ऊपर गिरकर मुझे चौंक आंटी ने तड़पते हुए और आकर मुझे देखा तो इसका मुंह लाल सुर्ख था, आंखें इसकी बाहर को आई हुई थीं। अब्बा डर गया था कोई आ गया है, जिससे अब्बे ने मुझे ट्रक गाल निकाल कर आंटी रिफ़त की हालत से सहम गया था। मुझे लगा अब्बा आंटी रिफ़त को मार रहा है। मैं डर कर बाहर भाग गया। अब्बा कुछ देर बाद बाहर निकला और मुझे लेकर घर आ गया। डर के मारे मैं अब्बे से कुछ ना पूछा। फिर इसके बाद अब्बा मुझे इस तरफ नहीं ले गया। फिर कुछ अर्सा बाद मुझे ये बात मालूम हो गई थी। इसी लम्हे आंटी ने अब्बे को अंदर आने का कहा। हम अंदर की तरफ चल दिए। आंटी हमारे आगे चल रही थी, जिससे आंटी के कसे हुए कमीज़ में पतली कमर और बाहर को निकली हुई चौड़ी गांड हिल रही थी। आंटी की चौड़ी पर लंबी झूल रही थी। मेरी नज़र आंटी की गांड पर थी। आंटी की चौड़ी कमर और बाहर को निकली गांड पर झुकती मेरे तो मुंह में पानी आ रहा था। मेरा दिल किया पीछे से आंटी को दबोच लूँ। फिर अब्बे का भी कुछ लिहाज था। हम आगे गए और आंटी दरवाज़ा खोलकर दूसरे घर में दाखिल हो गई। बाड़े के साथ ही बैठ गई, जिसका एक दरवाज़ा बाड़े की तरफ खुलता था, जबकि दूसरा मेन गेट बाहर सड़क की तरफ था। यह हवेली गांव से थोड़ा दूर बाहर थी। आगे जाकर चारपाइयाँ और मोड़े रखे थे। वहां जाकर आंटी बोली, ये आ जाओ इत्थे। हम बैठ कर गई। आंटी के पीछे बैठने से आंटी की मोटी गांड पर बाहर को निकली हुई थी। मेरी नज़र वहीं पर थी। आंटी बोली, रहमो तू इत्थे बह, बड़ा आदमी हो गया है। अब्बा मुस्कुराकर बोला, क्यों आंटी बिना शिकवे के अंदाज में बोली, हुण तू पुत्र इत्थे बह, कितने दिन हो गए हैं हुण तेनू अब्बा हुण तेनू आया होया अज आया है। और आंटी अब्बे को गहरी आंखों से देख रही कर मुस्कुरा रही थी। अब्बा हंस कर बोला, बस कुछ मसरूफियात हंस। आंटी बोली, जी नहीं, जी नहीं, ओंज हुण तो साथू रज गया है। एन आंटी हंस दी। अब अब्बा भी हंस दिया और बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अब्बा मेरी मौजूदगी में झिझक रहा था, इसलिए अब्बे ने बात बदल दी और बोला, थोड़े वास्ते कामा ले आया। आंटी मुझे देखकर हंस दी, जैसे वो मुझे समझ गई थी कि अब्बा मुझसे झिझक कर बात बदल गया है। आंटी मुस्कुराकर बोली, ए ते चंगा कम कीता है जो छोर हुण कम नहीं कर दे। इत्थे बड़ा कम कीता है जेड़ा माली आए मैं कामा ले आया। मैं हंस पड़ा और बोला, मैनू ते एहसास है ना। आंटी अभी गहरी न आंखों से देखकर हंस दी और बोली, तू ही बड़ा चंगा है। समझ गया आंटी कि हाँ, अब्बे के चक्कर में अब कुछ कम हो गई, इसलिए आंटी भी शिकवा कर रही है। अब्बा हंस कर बोला, कोई नहीं, हुण तुहाडे कोले। वैसा मसरूफ़ आंटी भी हंस का चेहरा ये सुनकर चमक सा गया और मुस्कुरा दी। अब्बा बोला, चोर हुण तेरे आज़ाद हो गए ने, हुण कम नालों आवारा कर दी करना उन्ना तो चंगा लगता है। आंटी बोली, तेरे ते गए ने हुण तो बदे ने। इसने गहरी आंखों से देखा तो इस पर दोनों हंस दिए, पर मैं समझ गया था। आंटी बोली, ये वैसे है कौन? अब्बा बोला, ये मेरा पुत्र है। आंटी इस बात पर चौंक गई और बोली, तेरा पुत्र है, ये आशिक ते नहीं? अब्बा बोला, हाँ ये आशिक है। आंटी मुझे देखकर चहक कर बोली, हाली मैं मर जावा, ये आशिक दसता ही नहीं हो पिया, दिसता ही नहीं पिया ता ही दस देख रही सी ऐसा हूँ तेरे लग अरे याद है। आंटी उठकर खड़ी हुई और बोली, वे कमलिया उठ के मैनू मिल तो सही, अपने घर दा छोड़ निकलिया थी। मैंने सदे चावा। आंटी के खड़े होते हुए मैं भी खड़ा हो गया, आंटी के आगे झुक गया। आंटी ने मुझे हाथ फेरा और बोली, मैं ये सुनकर हंस दिया और दिल में बोला कि मैं जितना हूँ ये जो बड़ा है। तेरी आंटी मुझसे मिलकर काफ़ी खुश लग रही थी। अम्मी बोली, रहमू ए तू गल चंगा नहीं किया, हुण चिरा तेरे कोल वछारा है, तेनू पता कर। कोई मसला नहीं आंटी, घर का गाँव में ही रहता है, हवेली यहाँ थी। आंटी ने आते अब्बे से बात फाइनल की और मुझे वहाँ छोड़कर अब्बा घर की तरफ चल दिया। आंटी ने मुझे देखकर मुस्कुरा दिया और बोली,
वे तू ते घर दा बंदा है, हुण तेनों सारा कुछ संभाल ले, तेरे भराते घर आंदे ही नहीं, तू संभालना है। कुछ नहीं, आंटी ने मुझे सारा काम समझाया। मैं काम करने लगा। शाम से पहले बेज़ाद भी आ गया। बेज़ाद मुझसे मिला। मैं बेज़ाद को देखकर हैरान भी हो रहा था। बेज़ाद से अब्बे की हल्की फुल्की झलक नज़र आ रही थी। मैं समझ गया था कि ये भी अब्बे की पैदावार है। मेरा दिल ये सोच कर ना जाने क्यों खुश हो गया था कि बेज़ाद ने जैसा होना काम से जो चक्कर था, इसकी शक्ल अब्बे पर ही गई थी यानी थी। बेज़ाद मुझसे मिला और अब मुझे काम समझाने लगा। कुछ देर बाद ही बेज़ाद का दूसरा भाई भी आ गया। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, मैंने उसे देखकर चौंक गया। वो तो हूबहू अब्बे की तरह था और वो आंटी का बड़ा बेटा था। नाम तो इसका कुछ और था, लेकिन लोग इसे हंटर के नाम से जानते थे। हंटर भी हूबहू अब्बे की शक्ल था। मैं समझ गया कि इन दोनों की अब्बे की मेहनत का नतीजा है। और जब अब्बा अपनी आंटी घर जाते तो पता इसकी चलती फिरती तस्वीर भी था। हर बुरा काम इसका था। इलाके के औबाशों से इसकी दोस्तियां थीं। गलत कामों पे पड़ा हुआ था। हर वक्त आवारा गर्दी करता था। बेज़ाद भी कुछ कम न था। वो भी आवारा गर्द था। दोनों घर से गायब ही रहते थे। आंटी रिफ़त के 2 बेटे और 4 बेटियां थीं। बड़ा बेटा हंटर, जो मेरा हम उम्र ही है। इसकी छोटी बेटी का नाम नुसरत था। नुसरत की उम्र 28 साल थी। नुसरत से छोटी सोनिया की उम्र 26 साल थी। इससे छोटी सादिया है। इसकी उम्र 24 साल है। इससे छोटा बेज़ाद 22 साल का और इससे छोटी सदफ़ की उम्र 18 साल है। आंटी रिफ़त के दोनों बेटे तो आवारा थे, पर इसकी बेटियां अच्छी शोहरत रखती थीं। कभी इनके बारे में गलत बात नहीं सुनी थी। नुसरत और सोनिया दोनों मास्टर कर चुकी थीं। सादिया यूनिवर्सिटी पढ़ चुकी थी, जबकि सदफ़ अभी कॉलेज में थी। चारों बहुत ही शरीफ और पापरदा लड़कियां थीं। शाम को काम करने के बाद मैंने दूध दोहा और दूध लेकर घर की तरफ चल दिया। आंटी ने कहा था कि खाना खाकर ही घर आना है। मैं घर गया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो आंटी ने दरवाज़ा खोला। सामने मुझे देखकर आंटी मुस्कुरा दी। आंटी दुपट्टे के बगैर थी, जिसके आंटी के तने हुए हवा में खड़े हुए मोटे मम्मे साफ नज़र आ रहे थे। मेरी नज़र सीधी मोमो से होती हुई आंटी रफ़त से मिली। आंटी ने मुस्कुराकर मुझसे दूध के ले लिया और अंदर चली गई। कुछ देर बाद बेज़ाद बैठक का दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर से ले लिया। खाना खाकर मैं डेरे से पर आकर सो गया। सुबह उठा और दूध निकाला। मैंने देखा तो गधा खड़ा कुछ जानवरों को तंग कर रहा था। मैंने उसे बाड़े की तरफ पिछली तरफ दरख्त से बांध दिया। बेज़ाद आया और दूध लेकर गया और मुझे खाना दे गया। मैंने खाना खाया और कुछ काम करने लगा। मेरी आदत थी, मैं काम करते वक्त कमीज़ उतार देता था। मैं कमीज़ उतार कर काम कर रहा था। काम ख़त्म किया तो बदन हल्का पसीने से गीला हो रहा था। मुझे चारा लेने जाना था। मैं पिछली तरफ बंधे गधे को लेने गया। मुझे जैसे निकला सामने का मंज़र देखकर मैं सामने चौंक गया। खोता फुल होशियार खड़ा था। खोते का बाजू जितना फुल तैयार था। वो हल्के हल्के झटके मार रहा था। खोते का मोटा का काला इतना लंबा था कि ज़मीन को छू रहा था। इतने में मेरी नज़र दूसरी तरफ गई तो सामने 2 औरतें नज़र आईं, जो चादर में लिपटी एक दरख्त के नीचे खड़ी थीं। दोनों में एक थोड़ी बड़ी उम्र की लड़की लग रही थी, जैसे इसकी उम्र 35 के करीब थी। दूसरी की उम्र 30 के करीब पक रही थी। दोनों भरपूर जवान थी और दोनों गधे के मोटे कालेपन को गहरी आंखों से देखकर हंसकर एक दूसरे से बात कर रही थी। दोनों बड़ी दिलचस्पी से गधे को देख रही थी। दोनों की आंखों की लाली सब बता रही थी। मैं इनको यूं गधे को देखता चौंक गया। वो मुझे भी देखकर चौंक गई। मेरी नज़र सामने की तरफ से वो मुझे देखकर संभल गई थी। इस लड़की तो यूं गधे को देखने पर शर्मिंदगी सी महसूस के मुंह दूसरी तरफ कर गई। जबकि दूसरी, जो ज़रा बड़ी थी, वो मुझे देखकर चौंक गई। मैं कमीज़ उतार कर के बगैर था, जिससे मेरा चौड़ा भरा हुआ सख्त जिस्म वो आंखों से टटोल रही थी। मैंने उसे नज़र भर देखा तो उसने पहचान गया। वो आंटी रिफ़त की बहन नज़ीरा थी। मैंने उसे पहचान गया, पर मैं भी थोड़ा शर्मिंदा था, इसलिए मेरी इससे बात करने की हिम्मत न हुई। वो बददस्तूर मुझे ही देख रही थी। मैं मुड़ा और सोचा कि जल्द से गधा खोलकर अंदर ले जाऊं, इनको मज़ीद शर्मिंदा ना करूं। मैं गधे की तरफ बढ़ा था, इसीलिए नज़ीरा बोली, वे तू हैं? नवा कामा। मैं चौंक कर मुड़ गया और बोला, जी हाँ। आंटी नज़ीरा बोली, अच्छा जी, बाबा जी दस रहिया रहमतों का पुत्र हैं। मैं मुस्कुराकर सर हिलाया तो नज़ीरा हंस दी और मेरे बदन पर एक नज़र घुमाकर बोली, तू आशिक हैं? मैं बोला, जी हाँ। वो बोली, अच्छा मैंने पहचानिया होनी? मैं मुस्कुराकर बोला, नज़ीरा हैं, आंटी दी बहन। ये सुनकर नज़ीरा हंसकर बोली, वाह जी वाह, तू तो बड़ी पहचान रखी है। निक्का जिहा ही जो तू आना से
मेरी तरफ चलती हुई पोकर बोली। मैं नीचे झुका तो नज़ीरा ने मेरे नंगे गधे पर हाथ रख कर फेरा। नज़ीरा का मुलायम हाथ मुझे सुरूर दे गया। नज़ीरा मुस्कुरा दी और बोली, बेचंगा किताई। इस लड़की को देखकर मुस्कुरा गई, जो कि अँखियों से मेरे जिस्म को टटोल रही थी। वो मेरी मुस्कुरा दी। मैंने उसे देखकर तो वो मस्ती से मुझे देख रही थी। मुझसे नज़रें मिल देते ही वो नज़रें चुरा गई। मैं मुस्कुरा दिया। नज़ीरा की तरफ इशारा करके बोली, इसनू जान दे। मैंने मुस्कुरा कर सर हिलाया तो वो हंस कर बोली, चलो होंठ तो आ गया है ना। नज़ीरा ए नुसरत है तेरी आंटी दी। मैं ये सुनकर चौंक गया और एक नज़र नुसरत को गहरी नज़रों से देखा। नुसरत भी ठीक ठाक चौड़े जिस्म की लंबे कद वाली लड़की थी। इसका चादर में अपना लिपटा हुआ जिस्म जलवा दिखा रहा था। इसने मुझे देखा तो मुस्कुराती आंखों से गौर कर रही थी। मैं इसे देखकर मुस्कुरा दिया। नज़ीरा बोली, ये मलकन से इसका हुक्म भी मनी रखें। और मुस्कुराकर नुसरत को देखा तो नुसरत नज़ीरा को गौर और मुंह भर गई। मैंने हंस दिया। इतने में दूसरी तरफ माइक के आने की आवाज़ आई। नज़ीरा बोली, लगता है पैसा आ गया है, आजा नुसरत चलिए। ये कि दोनों जो चली गई गधे को देख कर मैं चारा लेने चला गया। मैं समझ गया था कि यहाँ सिर्फ डेरे का काम नहीं, घर की औरतों का काम भी करना पड़ेगा। मेरा दिल तो दिमाग बाग बाग हो रहा था, पर मैं झिझक रहा था। इस बात इशारा देती है, इनके साथ तो बात खुद ही बढ़ानी पड़ती है। मेरे अंदर झिझक बहुत थी, जिसकी वजह से मैं अक्सर औरतों को घेर नहीं पाता था। वो खुद ब खुद नीचे आ जाती थी, जो कि बहुत कम थी, और मैं अक्सर इनको पसंद भी नहीं करता था, जिसकी वजह से मैं इनके करीब भी नहीं जाता था। यहाँ भी यही मसला दरपेश था। जिसके बात बढ़ाऊँ सब मुझे पसंद थी। ये सोचकर मेरा बाजू जितना फुल खड़ा था। मेरे चौड़े जिस्म के साथ मेरे अंदर मर्दानी वजाहत भी कूट कर भरी हुई थी। जहाँ पहले होता था वहाँ मैं अक्सर गधी को चुनता रहता था, क्योंकि औरत तो मिलती नहीं थी, इसलिए गधी से काम चला लेता था। गधी की तंगदी को खिंचाओ और पकड़ने मेरे लन को बाजू जितना लंबा और मोटा कर दिया था। मेरे कालेपन की खुरदरी चमकोरी औरत को दोहरा कर देती थी। आज तक किसी औरत ने मेरा पूरा लन नहीं लिया था। फुल तन का शाम बिना जो भी नापसंद नहीं करता था। खैर, शाम को मैंने दूध लेकर घर आया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो सामने एक नई लड़की ने दरवाज़ा खोला, जो दुपट्टे के बगैर ही थी। मैं इसे देखकर चौंक गया। वो भी कसे हुए कमीज़ में थी। तने हुए अकड़ मुँह में क़यामत दिखा डा रहे थे। पतली कमर, मोटी उंगली मस्त लग रही थी, लेकिन नुसरत से छोटी सोनिया थी। मुझे देखकर चौंक गई। मैं भी चौंक गया। वो बोली, कौन? फिर मैं खुद ही मेरे हाथ से डरमी देखकर समझ गई और बोली, दूध मुझे दे दो। डरमी से उसे पकड़ाकर गोरी हाथों ने डरमी मुँह से ले ली और इसने मुझे गहरी आंखों से देखा और दरवाज़ा घुमाकर अंदर चली गई। मैं बैठकर खिलने का इंतज़ार करने लगा। इतने में दरवाज़ा फिर खुला और सामने आंटी रिफ़त सफ़ेद शलवार कमीज़ में खड़ी थी। आंटी ने मोटे हवा में खड़े हुए सुना। आंटी का कमीज़ आंटी के जिस्म से चिपक कर वाज़े कर रहा था। आंटी ने मुझे देखकर मुस्कुरा दी और बोली, आशकू अपना ही घर है, अंदर ही आ जा। आंटी के यूँ अंदर घर में बुलाने पर मुझे झिझक सा गया। मैंने आंटी के मुँह से हटाकर आंटी को देखा तो आंटी मुस्कुरा थी। मैं बोला, मट्टी क्यों? आंटी बोली, वे ये अपना ही घर समझ और मेरे बाजू से पकड़कर अंदर खींच लिया। मैंने बाख्तियार घटका कर अंदर चला गया। जैसे ही अंदर गया तो मेरा दिल धक धक करने लगा। आंटी ने मुझे देखकर बोली, वे अपना ही घर समझ होण हंटर, तू सादे घर का हिस्सा है। मैंने मुड़कर आंटी को देखा तो आंटी हाँफ रहा था। मुझे मस्ती से देख रही थी। मैं समझ गया कि आज मैं गया। आंटी कितने वे क़यामत ढा रहे थे। आंटी का अंग अंग नज़र आ रहा था। झिझक भी रहा था। कभी इसके घर नहीं गया था। आंटी आगे भी चल रही थी। आंटी फतकती को मैंने उसे देख रहा था। आंटी सेन में पड़ी चारपाई पर जाकर बैठ गई और आशिक द पुत्र हैं। इसी लम्हे सामने मेरी नज़र पड़ी तो नुसरत टूटी से बर्तन उठाकर आ रही थी। मेरी नज़र इससे मिली तो वह मुस्कुराकर मुझे गहरी आंखों से गौर कर रही थी। नुसरत बगैर दुपट्टे से थी। नुसरत ने भी एक कसा हुआ लिबास डाल रखा था, जिससे नुसरत कसा हुआ फूल की तरह गुजदार हुआ बदन कमीज से झझक रहा था। नुसरत का जिस्म हल्का भरा हुआ था। नुसरत का चौड़ा सा सीना क़यामत ढा रहा था। नुसरत के तन हवा खड़े हुए मोमने ची रहे थे।
जिसकी पतली कमर, चिपटा पेट, बाहर को निकली हुई गांड, मोटे शलवार में कसे हुए पट क़यामत ढा रहे थे। नुसरत के कपड़े जिस्म के चिपक कर नुसरत का अंग अंग दिखा रहे थे। नुसरत ने चलते हुए मुझे देखती हुई किचन की तरफ मुड़ गई। नुसरत की लंबी कद नुसरत की पटकती गांड पर खेल रही थी। मैं तो इस मंज़र को घूम गया था। नुसरत ने किचन में दाखिल होते ही मुझे देखा था, इसकी गांड को गौर से कर रहा था और वो मुझे अपनी गांड को दिखाती हुई मुस्कुरा दी। मैं चौंक गया, कण चकरा गया। मेरी नज़र किचन के दरवाजे पर नहीं थी, इसीलिए अंदर से एक और लड़की नज़र और अंदर कमरे में जाने लगी। वो भी दुपट्टे के बगैर एक कसे हुए लिबास में थी। मैं उसे देखकर चौंक गया। वो समझ गया ये सादिया है। सादिया ने एक गहरे नज़र मुझे देखा और आगे चलती हुई अंदर जाने लगी। सादिया का कद थोड़ा लंबा था, लेकिन इसका जिस्म थोड़ा पतला, लेकिन इतना भी नहीं था। इसके जिस्म खद्दोखाल बाकी बहनों से कम थे। सादिया के मुँह में भी काफ़ी उठे हुए, ऐसा लग रहा था कि ये सब अपने मुँह ख़ास ख्याल रखती हैं। मैं थोड़ा झिझक रहा था। इन पर कोई झिझक नहीं थी। वो बेधड़क मेरे सामने चल फिर कर अपना जिस्म दिखा रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं किसी रंडी खाने में आ गया हूँ। तीनों बहनें आगे पीछे मुझे अपने बदन की नजराना करवा रही थी। मैं भी खुश था। इतने में आंटी खाना लाई और मुझे दिया। आंटी पास ही बैठ गई। मैं खाना खाने लगा। आंटी बोली, आशिक तो अपना ही बंदा है, हुण ये तेरा अपना घर है, बेफिक्र होकर आया कर, घबरावण की कोई ज़रूरत नहीं, जो मर्जी कर खा पी कर, अपना घर है। मेरे कान खड़े हो गए। मैं समझ गया आंटी सब कुछ खाने की ऑफ़र कर रही है। मैं भी हाँ में सर हिला दिया। आंटी पास ही बैठी रही। इस दौरान नुसरत, सोनिया और सादिया भी मेरे ऊपर नीचे होकर मुझे अपना आप दिखा रही थी। मैं हैरत भी हो रहा था कि कैसे ये गाँव में शरीफ आवार बापर्दा मशहूर है, यहाँ पर मुझे सब दिखा रही हैं। इतने में खूबसूरत नज़ारे करके खुश भी हो रहा था। आंटी की बेटियां अभी तक कुंवारी थीं। शायद इन्हें भी किसी एक ऐसे मर्द की तलाश थी जो इनका राज भी रखे और इनकी ख्वाहिश भी पूरी करे। खुश भी था, एक धड़का भी था कि मैं इनको कैसे संभाल पाऊँगा। ये तो एक से बढ़ के एक जवानी थी। मैं खाना खाकर डेरे पर आ गया। मेरे ज़हन पर नुसरत और इसकी बहनें सवार थीं। आंटी ने मुझे खुली छुट्टी दे दी, पर मैं इतनी जल्दी में गर्म दूध को मुँह नहीं लगाने वाला था, ठंडा करके पीना था। वह मैं डेरे पर आकर कुछ काम किया और फिर आंटी और नुसरत लोगों का सोचता हुआ जल्दी सो गया। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो अगली स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।